जय हिंद दोस्तों। आज हम फिर आ गए हैं अपनी भूगोल के सामान्य अध्ययन के प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम सामान्य अध्ययन के भूगोल में आए हुए सभी प्रश्नों को आपके साथ लेकर चलेंगे और उसे कंप्लीट करेंगे और उसके साथ में अन्य संबंधित तथ्य जो हैं उन पर भी डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो इस श्रृंखला में हमारा ये नेक्स्ट वीडियो है। कल हमने 78 तक क्वेश्चंस किए हुए थे, आज हम उससे आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, और आपके ऑप्शंस हैं, सोहन कुमार जी जय हिंद। आपके ऑप्शंस जो हैं लुधियाना, करनाल, मेरठ और रांची। प्रश्न है कि भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिएगा, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान और कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में अंतर है। अगर कृषि अनुसंधान संस्थान पूछता तो कहां होता उत्तर? कृषि अनुसंधान संस्थान पूछेगा तो उत्तर हो जाएगा दिल्ली। कृषि अनुसंधान संस्थान कहां पर है? दिल्ली में है भाई। ICAR, इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। लेकिन यहां पूछा है कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान, कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान। तो आपको उत्तर करना है कि कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान कहां पर है। कहां पे भाई? तो मेरठ के मोदीपुरम में, मेरठ के मोदीपुरम में क्या है? कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान है। और यह भी किसके तत्वाधान में कार्य करता है? ICAR के तत्वाधान में यह भी कार्य करता है। ठीक है, ICAR के तत्वाधान में यह भी काम करता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 में। 1952 में भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान की स्थापना हुई थी, जो कि मेरठ में है और ये ICAR के तत्वाधान में काम करता है। क्लियर है? आते हैं अपने अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न पूछा है कि कौन सही सुमेलित नहीं है। भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम। ब्लैक डायमंड जी नमस्कार, कीर्ति पटेल गुड इवनिंग। चलिए 80 नंबर प्रश्न का आंसर करिए भाई। 80 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान नई दिल्ली, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चंद्रशेखर से संबंधित है, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान हैदराबाद में है, कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम में है? कहां पे है ये? तो अगर आप देखेंगे इसमें ऑप्शन बी को, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ये चंद्रशेखर जी से संबंधित नहीं है, बल्कि किससे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। किससे संबंधित है? अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा क्या किया गया कि जितने भी गांव थे उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए ग्राम सड़क, ऑप्शन बी ब्लैक डायमंड जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, उनको मुख्य मार्ग से जोड़ने के लिए सभी गांवों को ग्राम सड़क योजना शुरू की गई। कब शुरू की गई थी ये? सन 2000 में शुरू की गई थी। सन 2000 में शुरू की गई थी। 25 दिसंबर सन 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी भाई? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत हुई थी आपके 25 दिसंबर सन 2000 को। और किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी ये किस प्रधानमंत्री के काल में हुई थी? अटल बिहारी वाजपेयी के। चंद्रशेखर यहां सही उत्तर नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। आते हैं अपने अगले प्रश्न पर।
हमारा अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा है? वर्तमान में भारत में, चलिए आंसर करिएगा, वर्तमान में भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH2, NH5, NH7 और NH8। GIC 2012 का प्रश्न है ये। कौन सा राजमार्ग है? प्रश्न के साथ आंसर करिएगा, प्रश्न संख्या के साथ आंसर करिएगा, जिससे देखने में आसानी हो कि आप किस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं। ठीक है, आप किस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं प्रश्न संख्या के साथ करेंगे तो चीजें आसान होंगी आपके लिए। बताइए कौन सा राजमार्ग है जो कि सबसे लंबा है? जो कि सबसे लंबा है तो कौन सा हो जाएगा? अगर उस हिसाब से देखें तो NH7 इसका आंसर हो जाएगा, जिसका वर्तमान में नाम क्या है भाई? NH44। NH44 और ये कितना है? 4313 किलोमीटर लंबा है। कहां से कहां तक? श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो वर्तमान में जो राजमार्ग हैं वो कौन से हैं? 81 का बी नहीं होगा, ऑप्शन सी होगा, जिसे थोड़ा सा बढ़ाकर क्या कर दिया गया है? जिसे थोड़ा सा बढ़ाकर NH44 नाम दे दिया गया है। और ये श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। लगभग 4300 किलोमीटर लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है ये। क्लियर है? चलिए अगले पर आते हैं। NH44 बिल्कुल करेक्ट आंसर। GIC 2017 का प्रश्न है कि भारत में कौन सा राज्य मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? आंसर करिएगा। कौन सा ऐसा राज्य है जो मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन करता है? बताइएगा। कौन सा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक अथवा ओडिशा? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक अथवा ओडिशा, क्या होगा करेक्ट आंसर भाई इसका? तो 3 राज्य हैं जहां पर मैग्नीज का उत्पादन होता है बहुत ज्यादा मात्रा में, और यही प्रायः चेंज होते रहते हैं। इनका क्रम प्रायः बदलता रहता है। कभी महाराष्ट्र आ जाता है, कभी मध्य प्रदेश आ जाता है, कभी ओडिशा आ जाता है। ठीक है, तो कभी महाराष्ट्र, कभी मध्य प्रदेश, कभी ओडिशा आ जाता है। अगर वर्तमान एकदम लेटेस्ट आंकड़े की बात करें, मई 2025 की अगर मिनरल्स रिपोर्ट की बात कर लें हम, तो महाराष्ट्र नंबर 1 पर होगा। अब ये प्रश्न काल के समय इसका आंसर जो भी रहा हो, 82 का बी अनुभव जी, मध्य प्रदेश। प्रश्न काल के समय इसका आंसर रहा होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। लेकिन अगर हम मई 2025, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारा खनिज मंत्रालय है वो रेगुलर अपनी प्रोडक्शन की लिस्ट जारी करता है कि कौन सा राज्य कहां पर किस स्थान पर इस समय है, तो उस आधार पर देखें तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? इसका उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र। लेकिन अगर आर्थिक सर्वेक्षण के आंकड़ों में देखें तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। तो जब परीक्षा होगी और आपके प्रश्न में जो विकल्प होंगे उन विकल्पों के आधार पर आपको उत्तर करना होगा। अगर वह आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर पूछता है तो मध्य प्रदेश कर लीजिएगा। अगर वह एकदम लेटेस्ट या मई या अप्रैल ऐसा कुछ देकर पूछता है तो आप उत्तर कर लीजिएगा। करंट में महाराष्ट्र है, बिल्कुल करंट में महाराष्ट्र है ब्लैक डायमंड जी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत की वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? बताइएगा। किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे अधिक है? प्रश्न के साथ बताइए। किस राज्य में जनजातीय जिलों की संख्या सबसे ज्यादा है? और किस आधार पर बताना है आपको? वन स्थिति रिपोर्ट के आधार पर, ISFR रिपोर्ट के आधार पर बताना है आपको। 2019 लिखा हुआ है
वर्तमान में 2023 की रिपोर्ट आ चुकी है ना, ISFR रिपोर्ट जो है वर्तमान में वो 2023 वाली आ चुकी है। ये जो ISFR रिपोर्ट है ये किसके द्वारा जारी की जाती है भाई? पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय। और इसके मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव जी हैं। वर्तमान में पर्यावरण मंत्री कौन से हैं? भूपेंद्र यादव जी। और ISFR रिपोर्ट कब से जारी की जा रही है? 1987 से जारी की जा रही है। पहली जो रिपोर्ट थी, चलिए बिल्कुल अब दिख रहा है, बताइएगा। ब्लैक डायमंड जी, ए नागालैंड, बिल्कुल नागालैंड इज अ करेक्ट आंसर। ISFR 2019 की बात करें या 2023 की बात करें, जनजातीय जिलों की संख्या निम्न में से अगर सबसे ज्यादा देखी जाएगी तो नागालैंड में है। कितने जिले हैं भाई? 11 जिले हैं नागालैंड में। लेकिन अगर पूछ ले कि सबसे ज्यादा किस राज्य में जनजातीय जिले हैं, तो मध्य प्रदेश उसका आंसर हो जाएगा। उसका आंसर क्या हो जाएगा? MP हो जाएगा। MP में 24 जिले हैं। MP में कितने जिले हैं? 24 जिले हैं। क्लियर है? ठीक है। ऐसे मणिपुर में कितने हैं भाई? 9 जिले हैं। मिजोरम में 8 हैं और मेघालय में 7 जिले हैं। नागालैंड में 11 जिले हैं। लेकिन अगर सबसे ज्यादा पूछ रहा है तो सबसे ज्यादा कहां पर हो जाएंगे आपकी? MP में 24 जिले हैं। क्लियर है? GIC 2013 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदायों के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? बताइएगा। कौन सा जनसंख्या एवं मानव के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित है? बताइएगा। जनसंख्या एवं मानव के महत्वपूर्ण आंकड़ों से संबंधित कौन सा है? 84 का C। अनुभव जी, जननांकिकी, बिल्कुल जननांकिकी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होता है कि मानव और जनसंख्या के सुव्यवस्थित आंकड़ों का अध्ययन क्या कहलाता है? जननांकिकी कहलाता है या डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और डेमोग्राफी किस भाषा का शब्द है भाई? यूनानी भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? यूनानी भाषा का शब्द है, जो कि डेमोस प्लस ग्राफी से मिलकर बना हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ क्या होता है? जन या लोग होता है। जन या लोग। तो लोगों का अध्ययन किस में किया जाता है? किस शाखा में किया जाता है? जननांकिकी में किया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? डेमोग्राफी। किस भाषा का शब्द है? तो ये यूनानी भाषा का शब्द है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? माल्थस सर मैं फर्स्ट टाइम आपका चैनल विजिट की हूं। आपके क्लास का टाइमिंग क्या है सर? क्लास का टाइमिंग 6 बजे से 8 बजे तक है। 6:15 से क्लास लाइव हो जाती है और 6 से 8 चीजें चलेंगी। चलिए बताइए, माल्थस के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उपाय जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है? 85 नंबर प्रश्न का क्या आंसर होगा भाई? युद्ध, आपदा, जन्म नियंत्रण अथवा सामाजिक बुराई। GIC 2012 का प्रश्न है। क्या इसका करेक्ट आंसर होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? 85 का C। 85 का C बिल्कुल, जन्म नियंत्रण। अनुभव जी,
और ब्लैक डायमंड, आपका आंसर सही है। 85 का सी होगा, यानी जन्म नियंत्रण माल्थस के अनुसार जन्म नियंत्रण जनसंख्या नियंत्रण में सर्वाधिक प्रभावी है। माल्थस ने क्या कहा? माल्थस ने अपने एक लेख में जिसका नाम था एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, एन एसे ऑन प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, उसमें उन्होंने कहा कि आत्मसंयम के माध्यम से जन्म का नियंत्रण करना ही जनसंख्या नियंत्रण का सर्वाधिक प्रभावी उपाय है। साथ में इन्होंने और भी विधियां बताई हैं। एक तो पहली भाई हो गई आत्मनियंत्रण, आत्मसंयम अगर करेगा व्यक्ति तब भी जन्म नियंत्रण में फायदा होगा। उसके साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन भी इन्होंने बताया कि अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वह भी जनसंख्या के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होगा। ठीक है, तो आत्मनियंत्रण, ब्रह्मचर्य का पालन, इसके साथ ही इन्होंने क्या कहा था? इसके साथ इन्होंने कहा था कि विवाह में क्या किया जाए भाई? देरी की जाए। देर से अगर विवाह किया जाएगा तब क्या होगा? तब भी जनसंख्या नियंत्रण को बल मिलेगा। और साथ ही जो आधुनिक उपाय हैं, कृत्रिम उपाय हैं, उनको भी प्रयोग में लाया जाए अगर जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। तो जन्म नियंत्रण के लिए आत्मसंयम, साथ ही ब्रह्मचर्य, विवाह में देरी और अन्य कृत्रिम उपाय अपनाने का इन्होंने कहा था। इंडिया ने इसी नीति को अपनाया है जिसका प्रभाव आज देखने को मिल रहा है। बिल्कुल अनुभव जी, भारत की जनसंख्या नीति में आपको पता होगा हमारा टोटल फर्टिलिटी रेट जो है वो सब मैनेज हो रहा है ना, तो चीजें सुधर रही हैं बिल्कुल। तो माल्थस ने क्या किया था? जन्म नियंत्रण को जनसंख्या नियंत्रण का सबसे सुलभ उपाय बताया था, जिसको इन्होंने आत्मसंयम, ब्रह्मचर्य, विवाह में देरी और अन्य कृत्रिम साधनों के जरिए अपनाने को कहा था। क्लियर? आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता का प्रतिशत सर्वाधिक है? 2014 जीडीसी का प्रश्न है, बताइएगा। जीडीसी 2014 का प्रश्न है कि किस केंद्र शासित प्रदेश में, यूटी की बात कर रहा है भाई, यूनियन टेरिटरी की बात कर रहा है, किस यूनियन टेरिटरी में महिला साक्षरता सबसे ज्यादा है? बताइएगा किसमें है? चलिए आंसर करिए, किसमें है सबसे ज्यादा भाई? किसमें है? ब्लैक डायमंड जी, सी, ऑप्शन सी। चलिए, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा भाई, ऑप्शन सी करेक्ट नहीं होगा। और बताइए, अन्य लोग जो देख रहे हैं वो बताएं क्या होगा सही इसमें? इसमें सही होगा आपका लक्षद्वीप। लक्षद्वीप जो है वहां पर महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? सबसे ज्यादा है, 86 का बी। सुखविंदर सिंह जी, स्वागत है सुखविंदर जी, थोड़ा देर से आए हैं पर आ गए हैं टाइम पे, चलिए कोई बात नहीं। 86 का बी। पांडिचेरी नहीं, पांडिचेरी भी आंसर नहीं होगा। लक्षद्वीप जो है यहां पर महिला साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है। अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें तो लक्षद्वीप में महिला साक्षरता का प्रतिशत क्या है? सबसे ज्यादा है। लेकिन अगर राज्य की बात करते, अगर स्टेट की बात कर रहे होते हम, तो क्या हो जाता भाई? केरल हो जाता, केरल हो जाता। महिला साक्षरता सबसे ज्यादा कहां हो जाती तब? केरल हो जाता। बिल्कुल सबका गया, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो बिल्कुल जाएगा। और आपको पता होगा कि जनगणना से प्रश्न आपकी परीक्षाओं में बनते हैं भाई, तो ध्यान रखिएगा। मानव भूगोल के अंतर्गत जनसांख्यिकी के आंकड़े आते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? लक्षद्वीप हो जाएगा अगर यूनियन टेरिटरी की बात करेगा, और स्टेट की बात करेगा तो केरल हो जाएगा। अगर पूछ लेता कि सबसे कम कहां पर है भाई, सबसे कम किस राज्य में महिला साक्षरता है,
तो कौन सा राज्य हो जाता? बिहार हो जाता। महिला साक्षरता में और समग्र साक्षरता में बिहार क्या है? सबसे कम साक्षर राज्यों की श्रेणी में आता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? ये तो बहुत सरल प्रश्न है, 2020 का है, इसको कोई गलत नहीं करेगा, उम्मीद यही है। इसको कोई गलत नहीं करेगा भाई, इसको कोई गलत नहीं करेगा। बिल्कुल अनुभव जी, हम ये श्रृंखला समाप्त कर लें, उसके बाद हम आप लोग टॉपिक सजेस्ट करिएगा और मैं उसको कंप्लीटली आपको पढ़ाऊंगा। भारत के निम्नलिखित राज्यों में किसमें लिंगानुपात सबसे कम है भाई? चलिए प्रश्न के सहित आंसर करिए। क्या होगा इसका आंसर करेक्ट? 87 का सी, अनुभव, हरियाणा। बिल्कुल, इसमें तो उम्मीद नहीं की जा सकती है भाई कि आप कोई गलत करेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला अभियान भी चल रहा है देश में इतने समय से, और अब जब हमारी जनसंख्या के आंकड़े आएंगे तो निश्चित तौर पर ये चीजें बदली हुई मिलेंगी, क्योंकि बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है इस राज्य का भी। तो जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात हमारा हरियाणा में है। अगर यही पूछ लेता कि किसमें सबसे ज्यादा है भाई, सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, सर्वाधिक लिंगानुपात किसमें है, तब क्या बताते? तो सर्वाधिक लिंगानुपात कहां पर है भाई? केरल में है। सबसे ज्यादा लिंगानुपात कहां पर है? केरल में। क्लियर है? लेकिन अगर यही पूछ लेता कि किस यूनियन टेरिटरी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है, तो क्या हो जाता? पांडिचेरी हो जाता। पांडिचेरी में सबसे ज्यादा लिंगानुपात है महिलाओं का। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 879 है इसका ना, ठीक है। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास अवलिखित हुआ है? कहां पर 2011 की जनगणना में जनसंख्या में गिरावट देखी गई है? कौन सा ऐसा राज्य है? चलिए आंसर करिए। ऑप्शंस आपके हैं केरल, सिक्किम, नागालैंड और मणिपुर। कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर जनसंख्या ह्रास की स्थिति देखी गई है, यानी 2001 से 2011 के मध्य जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है? बताइएगा कौन सा ऐसा स्टेट होगा भाई? उम्मीद है कि आप लोग सही बताएंगे इसको। प्रश्न सहित आंसर करिएगा, प्रश्न सहित आंसर करिएगा। 88 का सी, 88 का सी, ब्लैक डायमंड 88 का सी। चलिए अगर आप लोग सी कह रहे हैं तो हम भी सी के ही साथ जाते हैं। कौन सा राज्य है भाई? नागालैंड, जहां पर नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। क्या देखी गई है? नकारात्मक वृद्धि देखी गई है। तो भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहां पर नकारात्मक वृद्धि देखी गई है? वो आपका हो जाएगा नागालैंड। यहां माइनस में ग्रोथ हुई है। क्लियर है? अगर पूछ लेता है ऐसे स्टेट में कौन सा राज्य है जहां सबसे कम हुई है, तो केरल में सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई है। सबसे कम किस में हुई है? केरल में हुई है। क्लियर है? केरल में सबसे कम हुई है। लेकिन पूछता सबसे ज्यादा कहां हुई है? सबसे ज्यादा दशकीय वृद्धि कहां हुई है? तो सबसे ज्यादा हुई है आपके मेघालय में। और पूछता भाई भारत की औसत दशकीय वृद्धि क्या है, तब क्या उत्तर होता? औसत दशकीय वृद्धि। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए कि भारत की औसत दशकीय वृद्धि कितनी है? भारत की औसत दशकीय वृद्धि कितनी है? बताइएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, अगर समग्र राष्ट्रीय स्तर पर बात करें तो दशकीय वृद्धि दर हमारी कितनी है? चलिए बताइए कौन सा ऐसा भारत में औसत बताइए कितना है? 17% के आसपास। बिल्कुल भाई,
17.7%। भारत की औसत दशकीय वृद्धि कितनी है? 17.7%। यूपी की कितनी है? यूपी की, लेकिन यूपी की आप कमेंट में बाद में बताइएगा। अभी चलते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम नगरीय जनसंख्या रखने वाले स्थान पर हैं। निम्न आरोही क्रम में उनका कौन सा एक सही अनुक्रम है? आरोही क्रम में आपको राज्यों का क्रम बताना है जहां पर जनसंख्या जो है वो नगरीय जनसंख्या जो है उनका क्रम बताना है। प्रश्न आप आंसर जरूरी नहीं है कि इतना जल्दी चीजों को समझ कर देना होता है पेपर में, ध्यान रखिएगा। जल्दबाजी में गलती ना हो, चीजों को बहुत अच्छे से प्रश्न को कंप्लीट पढ़कर। कंप्लीट पढ़कर बताना है आपको। पूछा गया है कि कौन सा भारतीय राज्य है या राज्यों का क्रम आपको बताना है जहां पर नगरीय जनसंख्या सर्वाधिक है, और उनका क्या क्रम बताना है? आरोही क्रम बताना है भाई, आरोही क्रम में आपको बताना है, ठीक है। आरोही क्रम में बताना है, यानी बढ़ते हुए क्रम में बताना है, ना कि घटते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम में बताना है भाई, बताइएगा। चलिए, अनुभव जी, ब्लैक डायमंड जी, बताइए क्या करेक्ट होगा इसका? ऑप्शंस महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल। बी है आपका उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। क्या होगा? चलिए, किसी का नहीं आ रहा है भाई आंसर, तो हम इसको बता दे रहे हैं। इसमें क्या होगा? इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है आरोही क्रम में, अर्थात बढ़ते हुए क्रम में आपको बताना था। बी नहीं होगा, बढ़ते हुए क्रम में बताना था। तो बढ़ते हुए क्रम में जब आप बताएंगे तो सबसे कम पश्चिम बंगाल में है, मतलब इस लिहाज से। उसके बाद तमिलनाडु में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश में है, और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा है। क्लियर है? तो बी नहीं बल्कि ऑप्शन डी सही होगा। अब बताइएगा अनुभव जी, दिख रहे हैं आपको ऑप्शन? दो 2028 नहीं बल्कि 2020 का प्रश्न है भाई ये। 2028 में आगामी जो परीक्षा होगी वहां नहीं आने वाला है, ये 2020 में ही आ गया था। चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत में महाविभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है? महाविभाजन का वर्ष। सिंह शिवम जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम जी। चलिए बताइए, भारत में महाविभाजन वर्ष के रूप में किस वर्ष को जाना जाता है? ऑप्शंस आपके हैं 1911, 1921, 1951, 1991। प्रश्न के साथ आंसर करिएगा जिससे करेक्ट पता चल पाए कि आप किस प्रश्न का आंसर उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। बताइएगा। 90 का बी, अनुभव 90 का बी। चलिए और आंसर आ जाए तो क्लियर करते हैं भाई, क्या होगा सही इसका? महाविभाजक वर्ष, महाविभाजक वर्ष 1911। 1911 सही नहीं होगा भाई, 1911 करेक्ट आंसर नहीं होगा, बल्कि क्या करेक्ट होगा? हाँ, 2027 का नहीं, मान के चलिए 2027 में भी क्या पता आ ही जाए भाई। प्रश्न तो अच्छा ही है शिवम जी, ये प्रश्न अच्छा है ही, तो 2017 की जगह 27 में भी आ सकता है, ठीक है। 90 का बी बिल्कुल। क्या होगा? 1921 होगा। जनसंख्या के महाविभाजक वर्ष के रूप में किसको जाना जाता है? 1921 को माना जाता है। ऐसा क्यों है? 1921 को क्यों महाविभाजक वर्ष माना जाता है? तो क्या हुआ कि 1921 से पहले जब आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा मृत्यु दर थी। मृत्यु दर जो थी वो बहुत अधिक थी। क्यों थी भाई? क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज का अभाव था, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था।
अब स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव था तो बहुत ज़्यादा जो मोर्टेलिटी रेट था वो बहुत ज़्यादा था। इस चक्कर में जनसंख्या में उतनी वृद्धि दर नहीं देखी गई। लेकिन 1921 में क्या हुआ, इसके बाद से जो मृत्यु दर है उसमें कमी आ गई। मृत्यु दर में कमी आने का रीजन क्या था? क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई। स्वास्थ्य सुविधाओं में क्या हुई? वृद्धि हुई। तो जब वृद्धि हुई तो जाहिर सी बात है लोग मरेंगे नहीं, और जब मरेंगे नहीं, 2 ईयर आगे चल रहे हैं, 2027 के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। बिल्कुल 2027 में किसी परीक्षा में आ सकता है ये, लेकिन अभी मानिए कि पहले किसी वर्ष आया रहा होगा, इसलिए आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका क्या आंसर होगा? 1921। 1921 को महाविभाजक वर्ष के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर मृत्यु दर में कमी देखी जाने लगी और स्वास्थ्य सुविधाओं में वृद्धि हुई। तो स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ी तो जाहिर सी बात है मृत्यु दर क्या होगी? कम हो जाएगी, और ऐसी अवस्था में वहां से जनसंख्या की वृद्धि बहुत तेज हो जाएगी। इसीलिए इसको जनसंख्या का महाविभाजक वर्ष माना जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? चलिए इस प्रश्न का आंसर करिए। कौन सा कथन सत्य है? विशिष्ट खेती खेती का एक प्रकार नहीं है। विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। आपके ऑप्शंस हैं केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक और ना ही दो। ये जीडीसी 2012 का प्रश्न है। विशिष्ट खेती आपको बतानी है, ठीक है। विशिष्ट खेती खेती का एक प्रकार नहीं है, और विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। चलिए आंसर करिए। शिवम सिंह जी, ब्लैक डायमंड जी, अनुभव जी, बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा भाई इसका? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको? चलिए क्या करेक्ट आंसर होगा? मुझे डी लग रहा है, ना तो एक ना ही दो। चलिए और कोई? मुझे ए लग रहा है। चलिए एक लोग, अनुभव जी का ए है और ब्लैक डायमंड जी का क्या है? डी है। ए और डी आ चुका है। और किसी का? और किसी का कुछ है इसमें आंसर? चलिए हम लोग देखते हैं क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। विशिष्ट खेती जो है वो खेती का एक प्रकार नहीं है। लिखा है विशिष्ट खेती खेती का एक प्रकार नहीं है। ये आपका गलत है, क्योंकि विशिष्ट खेती जो है वो खेती का एक प्रकार है। विशिष्ट खेती खेती का एक प्रकार है। जैसे विशिष्ट खेती का मतलब यह होता है कि रितु कुशवाहा जी, ऑप्शन बी, केवल दो। बिल्कुल केवल दो इसका करेक्ट आंसर होगा। पहले हम देख लेते हैं कि क्यों ऐसा है। विशिष्ट खेती जो है वो खेती का एक प्रकार है। विशिष्ट खेती में क्या होता है कि जब कोई कृषक अपने खेत में किसी विशिष्ट फसल को जैसे उसने एक वर्ष में ये डिसाइड कर रखा है कि भैया इस खेत में हमको मक्का लगाना है, इस खेत में हमको गन्ना लगाना है, इस खेत में हमको आलू लगानी है। तो जब कोई कृषक इसी खेत में एक वर्ष के लिए उसका निर्धारित ही क्लियर होता है कि भाई यहां पर हमको इसी विशिष्ट चीज की खेती करनी है जो कि वह व्यावसायिक उद्देश्य से करता है, तो वह विशिष्ट खेती कहलाती है। तो विशिष्ट खेती जो है वह खेती का क्या है? एक प्रकार है। इसीलिए पहला आपका गलत हो जाएगा। जबकि विविध खेती जो है वो खेती की प्रणाली नहीं है। लिखा है विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है। बिल्कुल विविध खेती खेती की प्रणाली नहीं है, बल्कि विविध खेती खेती का एक प्रकार है। तो जैसे विशिष्ट खेती है वैसे ही विविध खेती भी है। तो विविध खेती खेती का एक प्रकार है और विशिष्ट खेती खेती का एक प्रकार नहीं है, ये लिखा हुआ है। इसमें आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर आप बात करें कि प्रणाली कौन कौन सी होती है खेती की, तो जैसे राजकीय कृषि हो गई, सहकारी कृषि हो गई, सामुदायिक कृषि हो गई, ये सब जो है वो क्या है? खेती की प्रणालियां हैं। जबकि खेती के प्रकार में मिश्रित कृषि हो गई, विविध खेती हो गई, विशिष्ट खेती हो गई, आदि आदि चीजें आती हैं।
चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात क्या कहलाता है? जीडीसी 2014। आर्थिक एवं झूम कृषि, कल हमने झूम कृषि पर सवाल देखा था ना। पेंडा, बीबर, दहिया, मशान, बीरा, वालरे, पोनम, पोडू, झूम आदि सब के बारे में हमने कल चर्चा की थी। आदि पर हमने चर्चा की थी खेती के बारे में, है ना। तो क्या करेक्ट होगा इसका? आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात क्या कहलाता है? बताइए। 92 का ए, 92 का ए, भूमि तुल्यांक अनुपात। चलिए ऋतु का आंसर क्या आया भाई? भूमि तुल्यांक अनुपात। अन्य लोगों का क्या आता है देखते हैं, अन्य लोगों का क्या आंसर आता है। अनुभव 92 का बी, फसल सूचकांक। चलिए और कोई बता दे भाई, सभी ऑप्शंस आ जाएं दायरे में। चलिए शिवान्या गौतम बी, फसल सूचकांक। चलिए देखते हैं हम क्या होता है। 92 का डी, शिवम, कटाई सूचकांक। बिल्कुल शिवम जी आपका करेक्ट आंसर है। इसको हार्वेस्ट इंडेक्स कहते हैं। आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात जो होता है वो क्या होता है? हार्वेस्ट इंडेक्स होता है, ना कि भूमि तुल्यांक सूचकांक या फसल सूचकांक या बीज सूचकांक। इसको कटाई सूचकांक कहते हैं। क्लियर है? अब इसको समझते हैं कि क्या होता है। जैसे देखिए, मान लीजिए आपने क्या किया कि गेहूं की फसल उगा ली। मान लीजिए कि गेहूं की फसल आपने उगाई, ठीक है, ये गेहूं की बालियां हैं। अब गेहूं की बालियों में कुछ तो इसमें से अनाज निकलेगा, कुछ तो क्या निकलेगा? अनाज निकलेगा, और कुछ इसमें क्या निकलेगा? भूसा निकलेगा। यानी जो गेहूं का शेष, जो गेहूं का पौधा है उसमें क्या निकलेगा? बिल्कुल शिवम जी डी होगा। तो गेहूं का जो पौधा है इससे क्या बनेगा? भूसा निकलेगा। तो क्या होता है? जो कटाई सूचकांक होता है, हार्वेस्ट इंडेक्स जो होता है, उसमें क्या होता है कि जो आर्थिक उपज निकल रही है, आर्थिक उपज का मतलब आपके लिए आर्थिक तौर पर ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? आपके लिए गेहूं के पौधे में गेहूं ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक बार को कुछ ऐसी आपदा आ जाए कि भाई गेहूं बच सकता है और भूसा नहीं बचेगा, तो आप क्या बचाना पसंद करोगे? आप गेहूं बचाना पसंद करोगे। तो आर्थिक तौर पर आपकी आर्थिक उपज क्या हो जाएगी? वो गेहूं हो जाएगा। और आर्थिक उपज के साथ आपकी जो जैविक उपज है, जैविक उपज में आपके क्या क्या आता है? जैविक उपज में आपका अनाज और प्लस उसका जो भी शेष भाग है वो आता है। इंटू 100 कर देंगे तो यही आपका कटाई सूचकांक निकल जाएगा। ठीक है, आर्थिक उपज अपॉन जैविक उपज, जिसमें आपका अनाज और उसके शेष भाग शामिल होते हैं, इंटू 100 कर देंगे तो वही कटाई सूचकांक निकल जाता है। तो इसका क्या होगा? आर्थिक एवं जैविक उपजों का अनुपात कहलाता है कटाई सूचकांक। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। मक्का गेहूं देर से गन्ना पेडी गेहूं फसल चक्र है। इसमें पूछा है कि 3 फसलें दे रखी हैं और पूछा है कि भाई इनका फसल चक्र जो है वो कितने वर्षों का है? 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है अथवा 4 वर्ष का है? 1 वर्ष का है, 2 वर्ष का है, 3 वर्ष का है अथवा 4? बताइएगा। चलिए, प्रश्न के सहित आंसर करना है। कौन से प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं ये बताते हुए आंसर करिएगा। ठीक है, ये बताते हुए आंसर करिएगा कि कौन से प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं। कितने फसल चक्र होता है भाई? कितने टाइम का होता है फसल चक्र? किसी को नहीं पता है इसका? 93 का सी, ऋतु।
बिल्कुल ऋतु जी, 93 का सी करेक्ट आंसर होगा। 93 का सी करेक्ट आंसर होगा। कितने का होता है ये? 3 वर्षों का होता है। गन्ना, गेहूं और पेडी जो है, इनका फसल चक्र कितने वर्षों का होता है? 3 वर्ष का होता है। जान लेते हैं कि फसल चक्र क्या होता है और इसे क्यों अपनाया जाता है। फसल चक्र क्या होता है और इसे क्यों अपनाया जाता है? जीआईसी 2012 का प्रश्न है। फसल चक्र ये होता है कि किसी निश्चित कृषि भूमि पर किसी निश्चित समयावधि में जो आप फसलें उगाते हैं। 93 का बी शिवम, बी नहीं होगा शिवम जी, सी इसका आंसर होगा, 3 वर्ष होगा। तो फसल चक्र में क्या होता है कि किसी निश्चित भूमि पर किसी निश्चित समयावधि में जो फसलों का पैटर्न होता है वो क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। मान लीजिए किसी खेत में 1 वर्ष की बात करें, 1 वर्ष की बात करें, जनवरी से लेकर कहां तक? जनवरी से लेकर अगर हम बात कर रहे हैं दिसंबर तक, तो जनवरी से दिसंबर तक में उस खेत में क्या क्या फसल उगाई गई, वही उसका क्या कहलाता है? फसल चक्र कहलाता है। और इस प्रश्न में इसका फसल चक्र कितने वर्ष का है? 3 वर्ष का है। तो फसल चक्र का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्यों आवश्यकता होती है फसल चक्र की? फसल चक्र की आवश्यकता इसलिए होती है कि आपको कहीं से भी आपकी मृदा की उर्वरता पर हानि जैसी समस्याएं देखने को ना मिले, यानी मृदा उर्वरता आपकी बनी रहे। अगर आप उसमें खाद्यान्न के बाद खाद्यान्न उगा रहे हैं तो मृदा की उर्वरता पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन अगर आप खाद्यान्न के बाद कोई फली वाली फसल उगा रहे हैं तो वो फसल चक्र अपना आने पर आपकी मृदा जो है वो उर्वर बनी रहेगी, उसमें पोषक तत्वों की मात्रा पर्याप्त बनी रहेगी और ऐसी स्थिति में क्या होगा? आपकी फसल का उत्पादन अधिक होगा। ठीक है, इसीलिए फसल चक्र अपनाया जाता है। मृदा अपरदन को भी ये प्रभावी बनाता है कि मृदा अपरदन की रोकथाम में काफी प्रभावी होता है। क्लियर है? आते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हाँ, ये आपकी फसल दी हुई है और ये आपकी कुछ प्रजातियां दे रखी हैं, फसल और प्रजातियां दे रखी हैं। आपको बताना है क्या इसका करेक्ट आंसर होगा भाई? मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार, चना उदय। कृषि का पोर्शन आपके भूगोल में आता है, एग्रीकल्चर ज्योग्राफी, कृषि भूगोल और आर्थिक भूगोल के अंतर्गत भी इसको हम शामिल करके चलते हैं। चलिए शिवम जी बताइए, कालीन भैया मिर्जापुर वाले बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा भाई इसका करेक्ट आंसर? क्या होगा? मूंगफली कौशल, सरसों वरदान, अलसी चमत्कार और चना उदय। कौन सा सुमेलित नहीं है बताना है आपको। निम्न में से कौन सी फसल ऐसी है जो सुमेलित नहीं है, यानी अपने प्रजाति के साथ उसको नहीं लिखा गया है? कौन सी है भाई? मूंगफली, सरसों, अलसी अथवा चना। 94 का डी, 94 का डी ब्लैक डायमंड का उत्तर क्या है भाई? ब्लैक डायमंड का आंसर है चना। और बताइए आप लोग क्या करेक्ट होगा इसका आंसर? क्या करेक्ट होगा भाई आंसर? चलिए मैं बता दे रहा हूं, इसमें क्या होगा? अलसी जो है वो चमत्कार नहीं है इसकी प्रजाति, बाकी सभी जो है मूंगफली की कौशल है, सरसों का वरदान है और चना का उदय है। कल वाली क्लास में हमने 94 का सी अलसी, बिल्कुल चमत्कार अनुभव जी, अलसी की प्रजाति नहीं है। अब अगर हम बात कर लें कि मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है, तो हमने इसको कल देखा था, गुजरात में मूंगफली का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। सरसों की बात कर लें तो कहां पर होता है भाई? राजस्थान में सरसों का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ऐसे ही हम बात कर लें चना का उत्पादन कहां होता है? तो चना का उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में। कहां पर होता है? मध्य प्रदेश में। अलसी के विषय में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि अलसी किस मौसम की फसल है? अलसी किस मौसम की फसल है? किस मौसम की फसल है भाई? तो ये रवि की फसल है। किस मौसम की फसल है? रवि की फसल है। इसको याद रखिएगा कि यह एक रवि की फसल है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ध्यान रखना है, नहीं बताना है।
यहां पर दिया हुआ है धान और इसके साथ है पूषा, अरहर, बहार, मटर, सपना, चना, रचना। चना की प्रजाति रचना है, मटर की प्रजाति सपना है, अरहर की बहार है, धान की पूषा बासमती है। 2017 कौन सा सुमेलित नहीं है भाई इसमें? कौन सा सुमेलित नहीं है शिवम जी बताइए, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? क्या सुमेलित नहीं है इसमें? प्रश्न के साथ आंसर करिएगा तो करेक्ट रहेगा। प्रश्न के साथ रहेगा तो मैं उसे उसी प्रश्न के साथ संयोजित करूंगा, अन्यथा आप मुझे लगेगा कि आप किसी अन्य प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं तो इस चक्कर में गलत हो जाएगा। चलिए शिवम जी बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? अनुभव जी, शिवम जी, ब्लैक डायमंड जी बताइए निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 95 का बी, अरहर का बहार। नहीं, बहार अरहर की है भाई, अरहर की किस्म बहार है। अरहर कहाँ सबसे ज्यादा होती है? कर्नाटक में होती है सबसे ज्यादा। सबसे ज्यादा मात्रा में अरहर कहाँ होती है? कर्नाटक में। ब्लैक डायमंड बी, बी नहीं, बी सही है भाई, मतलब बी जो है वो करेक्ट है। अरहर के साथ अरहर की फसल बहार, बासमती आपको पता ही होगा धान की है, मटर की सपना भी है, और चना जो है, रचना जो है वो चना की नहीं बल्कि चना, रचना भी किसकी है? मटर की प्रजाति है। क्लियर है? रचना भी मटर की प्रजाति है, चना की नहीं है, ध्यान रखिएगा। रचना भी किसकी प्रजाति है? मटर की है, चना की नहीं है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? हमारी कुछ फसलें दे रखी हैं और उनसे संबंधित कीट दे रखे हैं। कुछ फसलें दे रखी हैं और उससे संबंधित कीट दे रखे हैं और आपको बताना है निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? मूंगफली फली छेदक, चना फली छेदक, धान, बंका और मक्का तना छेदक। करिए आंसर। सिंह शिवम जी प्रश्न के साथ आंसर करिए तो क्लियर होगा कि किस प्रश्न का आप आंसर कर रहे हैं। बताइएगा क्या करेक्ट होगा भाई इसमें? कौन सा सुमेलित नहीं है? चलिए 96 का सी, धान का बंका। नहीं अनुभव जी, धान सही है, बंका रोग धान के साथ ही है, यानी बंका कीट जो है वो धान के साथ ही संयोजित है, बंका नहीं होगा। 96 का सी, सी नहीं होगा भाई। ये सारे आए हुए प्रश्न हैं, अगर अभी नहीं बन रहे हैं तो यहाँ हम सीखने के लिए ही तो खड़े हुए हैं ना। अगर आप सीखेंगे यहाँ से तो भविष्य में तो आगामी परीक्षाओं में तो गलत नहीं होंगे ना, क्योंकि आपको पता है कि प्रदेश सरकार, प्रदेश आयोग की जितनी भी परीक्षाएं हैं वो रिपीटेशन मोड अपना ऑन रखता है, प्रश्नों को रिपीट करता है। तो ऐसे में आप उन रिपीटेड प्रश्नों को अगर गलत कर देते हैं तो आप उन बच्चों से पीछे हो जाते हैं जो बच्चे पीवाईक्यूज का बहुत अच्छे से अध्ययन करके बैठे हुए हैं। शिवान्या गौतम, ऑप्शन डी मक्का। एक बहुत सिंपल सी बात है, इसको समझिए। मूंगफली जो होती है वो कहाँ होती है भाई? जड़ में होती है। मूंगफली जड़ में होती है, तो मूंगफली को जो परेशान करेगा कीट वो जड़ में लगने वाला होगा, फली में नहीं लगेगा। कहां लगेगा? जड़ में, भूमि के अंदर है वो। कोई बात नहीं, अपनी रीच बढ़ाइए अनुभव जी, बिल्कुल हो जाएगा। रीच बढ़ाइए, बिल्कुल हो जाएगा। और हम लोग करेंगे भी ना, हम लोग एग्रीकल्चर ज्योग्राफी अच्छे से करेंगे भी तो चीजें आसान हो जाएंगी। तो जो मूंगफली है उसमें फली छेदक नहीं होता है, चने में फली छेदक होता है। आप चने के खेतों में जाएंगे तो चने की फलियों में देखेंगे कुछ व्हाइट व्हाइट से स्पॉट बने रहते हैं। बंका जो है धान का रोग है। मक्के में भी तना छेदक होता है, मक्के के तने को डिस्टर्ब कर देता है और इससे मक्का क्या होता है? मृतप्राय हो जाता है। मूंगफली में सफेद गिडारा रोग लगता है। सफेद गिडारा एक कीट होता है, सफेद गिडारा व्हाइट कलर का होता है,
और ये मूंगफली की जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे वह पौधा पोषक तत्वों को प्राप्त नहीं कर पाता है और मृत हो जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या करेक्ट आंसर होगा? मूंगफली करेक्ट आंसर होगा। इसमें फली छेदक नहीं बल्कि सफेद गिडारा लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारे अगले प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? आरा मक्खी कीट से हमारी कौन सी फसल प्रभावित होती है, बताइएगा। आरा मक्खी कीट से कौन सी फसल हमारी प्रभावित होती है? चना, धान, मटर, सरसों या राई, जो भी है लिखा है जीआईसी 2020। बिल्कुल भाई, मूंगफली फली में नहीं होती है, जड़ में ही होती है। मूंगफली जड़ में होती है। चलिए बताइए, कौन सी फसल आरा मक्खी कीट से प्रभावित होती है? आरा मक्खी कीट एक कीट होता है, एक कीट होता है जिसकी बॉडी जो होती है, फेस जो होता है वो होता है ब्लैक। कैसा होता है? ब्लैक होता है, फेस उसका ब्लैक होता है, जबकि उसका जो सिर होता और बॉडी होती है, अपर अन्य लोअर बॉडी जो होती है वो किस कलर की होती है? येलो कलर की होती है। कुछ ऐसा है ना। 97 का बी, 97 का बी धान नहीं भाई, सरसों जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। सरसों इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। आरा मक्खी किसको प्रभावित करती है? तो सरसों की फसल को प्रभावित करती है। जब सरसों के पौधे छोटे छोटे होते हैं, जब सरसों के पौधे छोटे छोटे होते हैं तो इसमें जो कोमल पत्तियां होती हैं, इन पत्तियों को आपने कभी सरसों के खेत में देखा होगा तो पत्तियों में छेद दिखाई पड़ते हैं और उनकी जो कलियां होती हैं वो भी कुतरी हुई दिखाई पड़ती हैं। तो क्या होता है कि ये जो आरा मक्खी है ये इन सरसों की कोमल पत्तियों को खा जाती है, और जब पत्तियों को खा जाती है तो पौधा पोषण नहीं प्राप्त कर पाता है, पौधा अपने लिए भोजन नहीं बना पाता है, और इस चक्कर में पौधा क्या हो जाता है? मर जाता है। तो इसका क्या उत्तर होगा? सरसों इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल उकटा बीमारी से, उकठा, उकठा या उकटा, कुछ भी लिखा मिल सकता है ना, उकठा बीमारी से सब गलत जा रहा है, तुक्का भी नहीं लग रहा है। चलिए अब आगे तो नहीं गलत होगा ना। ये सब जो प्रश्न आज गलत जा रहे हैं वो आपके अब सही होंगे, आपको पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है। परेशान मत होइए, जो प्रश्न अभी गलत जा रहे हैं वो बाद में सब सही होंगे। 98 का डी और एफ, एफ भी का भी ऑप्शन है भाई, 2015 का प्रश्न है। डी और एफ, अगर डी है आपका आंसर तो डी तो नहीं है। अगर आपका ऑप्शन डी है तो डी तो करेक्ट नहीं है भाई। उकठा रोग इसमें नहीं लगता, मूंगफली में किसमें लगता है? उकठा रोग आपका लगता है अरहर में। उकठा रोग किसमें लगता है? अरहर में। ये PYQ है और इनको आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ये आपको आते रहेंगे तो आपको फायदा होगा निश्चित तौर पर। इसीलिए अगर कुछ अभी माइंड में नहीं आ रहा है तो भविष्य में ऐसा ना हो, आप अगर चीजों को कर लेंगे तो आपके लिए फिर आसान हो जाएगा। उकठा रोग किस में लगता है भाई? अरहर में लगता है। अरहर में ये फफूंद वाला रोग होता है जो जड़ों को नुकसान पहुंचाता है, और जब जड़ों को नुकसान पहुंचाता है तो पौधा अपना जो जड़ों से पोषण प्राप्त करता है वो नहीं प्राप्त कर पाता, और इस चक्कर में अरहर की फसल जो है वो सूख जाती है, पत्तियां मृत हो जाती हैं, और ऐसे में क्या होता है कि फसल का नुकसान हो जाता है। तो उकठा बीमारी किससे संबंधित है? अरहर की फसल से संबंधित है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है
कि धान में सफेदा रोग की रोकथाम के लिए छिड़काव किया जाता है। सफेदा रोग, बिल्कुल ये सब एग्रीकल्चर वाले क्वेश्चन हैं, इसलिए सही नहीं आ रहे हैं। सामान्यतः, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, सामान्यतः क्या होता है कि एग्रीकल्चर वाले पोर्शन पर लोग ध्यान नहीं देते हैं और ये थोड़ा सा विज्ञान से समायोजित होकर चलता है। तो इसमें आपको रोगों के बारे में, उर्वरकों के बारे में और आर्थिक से जब इसको इंक्लूड कर लेते हैं तो यहाँ पर उत्पादन वगैरह के बारे में, प्रोडक्टिविटी के बारे में ये सारे प्रश्न बनते हैं। तो यहाँ से थोड़ा चांस होता है गलत होने का, इसीलिए हम लोग इसको कर भी रहे हैं। सफेदा रोग की रोकथाम के लिए क्या किया जाता है भाई? जिंक सल्फेट, बोरेक्स, कैल्शियम सल्फेट या फेरस सल्फेट? 99 का ए, 99 का ए, जिंक सल्फेट। नहीं भाई, जिंक सल्फेट तो नहीं होगा। चलिए और अगला प्रश्न करिए, मतलब अगला आंसर करिए, क्या सही होगा? बोरान की कमी को पूरा करने के लिए क्या डाला जाता है? बोरेक्स डाला जाता है। बोरान की कमी को पूरा करने के लिए बोरेक्स डाला जाता है। ब्लैक डायमंड 99, सॉरी ए, जिंक सल्फेट नहीं होगा भाई। जिंक की कमी पूरा करने के लिए जिंक सल्फेट डाला जाता है, ना कि सफेदा रोग की रोकथाम के लिए। सफेदा रोग में क्या होता है कि आयरन की कमी हो जाती है। सफेदा रोग में क्या होता है? पौधे में आयरन की अल्पता आ जाती है। तो बताइए इसमें कौन सी ऐसी चीज है जिसको डालने पर आयरन की आपूर्ति होगी? ऋतु कुशवाहा सी। नहीं भाई, कैल्शियम सल्फेट भी नहीं होगा। आयरन की अल्पता को दूर करने के लिए इसमें क्या पड़ेगा बताइएगा? इसमें कौन सी चीज ऐसी है जो आयरन से संबंधित दिख रही है? आयरन से संबंधित क्या दिख रहा है? कमेंट करिए। क्या ऐसा है जो आयरन से संबंधित दिख रहा है? आयरन से संबंधित क्या है भाई यहां पे? कैल्शियम सल्फेट, फेरस, बोरेक्स, जिंक सल्फेट। क्या होगा? डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। अब आप पहुंच गए, शिवान्या गौतम जी, ऋतु कुशवाहा जी, अभी आप लोग सही जगह पर पहुंचे हैं। डी होगा, फेरस सल्फेट डाला जाता है जब सफेदा रोग की स्थिति होती है। फेरस सल्फेट डालने पर आयरन की आपूर्ति हो जाती है और फिर चीजें कंट्रोल में आ जाती हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन उद्दीपक फसल है? बताइए, ये तो गलत नहीं जाना चाहिए भाई। कौन सी ऐसी फसल है जो उद्दीपक फसल है? मतलब क्या ऐसा है जिसको आप ग्रहण करते हैं तो एकदम आपको नई चेतना, नई ऊर्जा मिलने लगती है और आपकी मानसिक क्रियाएं और तीव्र हो जाती हैं। आपको यह महसूस होने लगता है कि आहा, मजा आ गया भाई। क्या ऐसा है? क्या ऐसा है जिसको आप उद्दीपक फसल के तौर पर मानेंगे? हंड्रेड का डी, शतक लग गया है भाई हमारे प्रश्नों की श्रृंखला का। 100 का डी, ब्लैक डायमंड डी, ऋतु कुशवाहा डी। चलिए और भाई, और कोई बताएगा? क्या आप गेहूं खाते हैं? टी कॉफी, बिल्कुल टी कॉफी। लेकिन टी कॉफी क्या है? सामान्य लोगों के लिए है ना। चाय, चाय के बारे में कहना है कि हरे चोले में लिपट कर वो मेरे घर आई, छुआ जब मैंने शर्मा के सुर्ख लाल हुई, है ना। तो चाय जो है वह एक उद्दीपक फसल है। चाय क्या है? एक उद्दीपक फसल है। ठीक है, चाय एक उद्दीपक फसल है भाई। तो चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी उद्दीपक फसल है। चाय ही नहीं बल्कि कॉफी भी क्या है? उद्दीपक फसल है। अफीम भी क्या है? उद्दीपक फसल है। चाय कॉफी का तो मजा आपने लिया होगा। अफीम, अफीम जो है इसको बिल्कुल नहीं ग्रहण करिएगा भाई। इसके उद्दीपन के चक्कर में आप बहुत ज्यादा परेशान हो सकते हैं और इसकी लत भी लग सकती है। तो कृपया ऐसी चीजों से दूर रहिए। नमस्ते प्रतिमा जी। चलिए, तो चाय, कॉफी और अफीम ये क्या है? उद्दीपक फसलों में आती है। क्लियर है? चाय की अगर बात करें, सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है भारत में भाई? तो असम में चाय का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। क्लियर है? कॉफी की बात करें तो कर्नाटक में कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। ध्यान रखिएगा, चाय का कहां पर? असम में,
और कॉफी का कहां पर होता है? कर्नाटक में होता है। क्लियर है? चाय और कॉफी क्या हैं? उद्दीपक फसलें हैं, और चाय का असम में और कॉफी का अफगानिस्तान। अफीम, बिल्कुल, अफीम के उत्पादन में अफगानिस्तान बहुत अग्रणी राज्यों में आता है। अफगानिस्तान ही नहीं, और मैं आपको यही बता दूं भाई, हमारे भारत के बगल में एक गोल्डन क्रिंसेट बनता है, जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान, इनको हम गोल्डन क्रिंसेट के तौर पर मानते हैं, अर्धचंद्र। और ये जो है अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। ऐसे ही हमारे इस तरफ गोल्डन ट्रायंगल बनता है, जो कि क्या है? अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता है। और हमारे यहाँ बहुत सारी गतिविधियों के लिए, बहुत सारी अवैध गतिविधियों के लिए ये चीजें बहुत प्रभावी भूमिका अदा करती हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? कौन सी ऐसी फसल है जहां पर लवण की सांद्रता होगी, अगर जल की सांद्रता अगर होगी, सॉरी, नमक की सांद्रता अगर होगी, तब भी वह फसल इजीली उग जाएगी? कौन सी होगी? खरबूजा, मटर, लोबिया, चुकंदर। इसमें आपको यह बताना है कि उच्च लवण सहिष्णु फसल कौन सी है। कौन सी ऐसी फसल है जहां पर उच्च लवण सहिष्णुता को, जिसको सहने के या जो उसके लिए सहिष्णु है। 181 लोबिया। चलिए, लोबिया, रितु जी का आंसर क्या है भाई? लोबिया है। चलिए अगला क्या? अगला बताइए, और कोई बताए? प्रतिमा, सी। सी, और कोई बताए भाई? बताते रहिए, जब करेक्ट आंसर आ जाएगा तब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। कौन सी ऐसी फसल है जो नमक के लिए या लवण के लिए, साल्ट के लिए टॉलरेंट होती है, सहिष्णु होती है? तो अगर हम बात करें उच्च लवण सहिष्णु की, तो इसमें लोबिया नहीं बल्कि चुकंदर जो है वह उच्च लवण सहिष्णु फसल होती है। मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर मृदा में लवणों की अधिकता अधिक होती है, साल्ट अधिक होता है, वहां पर भी ये फसलें इजीली उग जाती हैं। वहां पर भी ये फसलें क्या होती हैं? इजीली उग जाती हैं। ऐसे ही सरसों वगैरह भी जो है वो भी लवण सहिष्णु फसलों में आती है, सरसों भी आती है। हालांकि इसमें लवण सहिष्णु का मतलब ये नहीं है, लवण सहिष्णु का मतलब ये है कि थोड़ी बहुत तो साल्ट वाली भूमि में सभी उग जाएंगे, लेकिन यहाँ मेन ये है कि जो ज्यादा मतलब उच्च सहिष्णुता जिसकी हो वो फसलें होंगी। तो राजस्थान वगैरह क्षेत्र में देखिए सरसों वगैरह भी इजीली उग जाती है, तो ये भी लवण सहिष्णु फसलों में शामिल है। ठीक है। रूस में चुकंदर, चुकंदर से क्या बनता है भाई? चुकंदर से क्या बनता है प्रतिमा जी बताइए? गन्ना और चुकंदर किसके लिए प्रसिद्ध है? उससे क्या उप उत्पाद उसका बनता है? अगले प्रश्न पर आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता होती है? दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता होती है? मरुदभिद, जलोदभिद, लवणोदभिद या मध्योदभिद? 2015 का प्रश्न है ये, जीडीसी 2015 का प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। जीडीसी 2015 में बिल्कुल ऋतु जी शुगर, चीनी, चीनी के उत्पादन में चुकंदर से खून, चुकंदर से खून बनता है। बिल्कुल भाई, चुकंदर से खून बनता है। शक्कर, चीनी से शक्कर बनती है। 102 का ए ऋतु जी, 102 का ए। मरुदभिद, दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता होती है? तो मरुदभिद, मरुदभिद नहीं होगा भाई, मरुदभिद मतलब मरुस्थल में जिसका उदय हो। मरुस्थल यहां है दलदली समुद्र तट पर, मरुस्थल की बात नहीं कर रहा है, दलदली समुद्र तट पर। 2 का बी। जलोदभिद भी नहीं होगा, जलोदभिद में आपका शैवाल वगैरह आ जाएगा, आपका मखाना, मखाना वगैरह आ जाएगा ना।
जलोदभिद नहीं होगा भाई। चलिए 2 और बचे हैं, 50-50 मैंने कर दिया है। आंसर बताइए और ले जाइए 7 करोड़। बी 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 नहीं होगा, जलोदभिद नहीं होगा भाई, जलोदभिद नहीं होगा। डी मरुस्थल, डी 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 मध्योद्भिद नहीं भाई, लवण मृदोद्भिद, हैलोफाइट, लवणोद्भिद या लवण मृदोद्भिद। दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्र तटीय क्षेत्रों में, दलदली क्षेत्रों में क्या होता है, साल्टी वाटर होता है ना, नमकीन जल होता है। तो ऐसे जगहों पर नमकीन जल यानी लवण सहिष्णु फसलें या लवण वाली फसलें जिसमें लवण की सांद्रता अच्छी होगी वो होगी। तो दलदली समुद्र तट पर किन पौधों की अधिकता पाई जाती है, लवण मृदोद्भिद की अधिकता पाई जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, हैलोफाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, हैलोफाइट। ठीक है, हैलोफाइट कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवोम नहीं है। जीवोम को हम बायोम भी कहते हैं ना, बताइए कौन सा एक जीवोम नहीं है। हाँ, मैंग्रोव भी लवण मृदोद्भिद है, बिल्कुल। मैंग्रोव जिसको चक्रवातों के समक्ष दीवार की संज्ञा दी जाती है, मैंग्रोव के लिए ही मिष्टी परियोजना चलाई गई थी ना। गुलशन जी, डी किसका आंसर है, जीवोम नहीं है। प्रश्न के साथ देखिए, आंसर करिए। 3 का ए, 103 का ए, रेगिस्तान। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी, क्रेजी जी, गुड इवनिंग। चलिए बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन सा एक जीवोम या बायोम नहीं है। गूगल मी में, चलिए बताइए कौन सा एक जीवोम या बायोम नहीं है। तो बायोम कहते किसको है, पहले जान लीजिए भाई। मान लीजिए कोई कॉन्टिनेंट है, कोई महाद्वीप है, ठीक है, मान लीजिए अफ्रीका महाद्वीप की हम बात कर ले। अफ्रीका महाद्वीप में जो है समस्त जो जीवधारी हैं और जो वनस्पतियां हैं, समस्त जो जीवन है या समस्त जो प्राणी जगत है, यहां पर वनस्पतियां चाहे जीव जंतु, इस समान क्षेत्र पर समान विशेषताओं के साथ पाया जाता है। तो ऐसा क्षेत्र जहां पर वनस्पतियां और जीव समान क्षेत्र पर समान विशेषताओं के साथ पाए जाते हैं, वो क्षेत्र क्या कहलाता है, बायोम या जियोम कहलाता है। वो क्या कहलाता है, बायोम या जियोम। तो इसी बायोम या जियोम में ये सारी चीजें शामिल हो जाती हैं। ये कई प्रकार का होता है, जैसे बिल्कुल टुन्नू जी, सी करेक्ट आंसर होगा, पारिस्थितिकी तंत्र इसका करेक्ट आंसर होगा। तो जियोम जो या बायोम जो है वो एक बृहद अवधारणा है, ये एक व्यापक अवधारणा है और इस जियोम के अंतर्गत बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। जियोम के अंतर्गत बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र पाए जाते हैं। जैसे इस अफ्रीका महाद्वीप में कहीं पर तो मरुस्थल है, जैसे यहाँ सहारा का मरुस्थल है, यहाँ कालाहारी मरुस्थल है। कहीं पर जो जहां से हमारी भूमध्य रेखा गुजर रही वहां पर अच्छी खासी वर्षा वाला क्षेत्र है ना। यहाँ पर भूमध्य रेखीय क्षेत्र पाए जाते हैं। 3 का सी, बिल्कुल। तो पारिस्थितिक तंत्र इसका सही उत्तर नहीं होगा, बल्कि बायोम में रेगिस्तानी बायोम भी होता है, टुंड्रा बायोम भी होता है, टैगा बायोम भी होता है। तो बायोम एक बृहद अवधारणा है और इस बायोम के अंतर्गत पारिस्थितिक तंत्र भी शामिल होता है। तो एक बायोम में बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र हो सकते हैं। पारिस्थितिक तंत्र बायोम नहीं होता है, बल्कि एक बायोम में बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्रों की उपस्थिति हो सकती है। अगर रेगिस्तान आप बता रहे हैं तो जीवों का मतलब जहां जीवन है। क्या रेगिस्तान में जीवन नहीं है? बिल्कुल। ऊंट कहां रह रहा है भाई? नागफनी कहां है? यहां पर है। मरुस्थल का राजा खेजड़ी कहां पाया जाता है? यहीं पर पाया जाता है। तो ये जो है बायोम में, ये बायोम माना जाएगा।
ये जीवोम, ये बायोम माना जाएगा रेगिस्तान, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र नहीं है, क्योंकि जीवोम एक बड़ी अवधारणा है और पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह जीवोम के अंतर्गत शामिल होता है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या है। समुदायों का संयोजन, संगठन और विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन। किसी समुदाय का संगठन, उसका विकास और उसका उस पर्यावरण से संयोजन क्या कहलाता है, ये हमारा प्रश्न है, बताइएगा। ढंग से पढ़ लीजिए। समुदाय का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है। आइको नहीं, आइटो, आइटोक्लॉजी, इकोलॉजी, अनुप्रयुक्त इकोलॉजी और समपारिस्थितिकी, साइनोक्लॉजी बोलते हैं ना समपारिस्थितिकी को। बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा भाई इसका। संतोष जी किस प्रश्न का आंसर कर रहे हैं आप, ये बताइए किस प्रश्न का आंसर आप कर रहे हैं। प्रश्न संख्या लिखने के बाद आंसर करिए, ज्यादा बेटर रहेगा। समपारिस्थितिकी 4 का डी, 104 का सी। सी नहीं होगा अनुभव जी, संतोष जी का आंसर करेक्ट है, समपारिस्थितिकी होगा। समुदायों का संयोजन, संगठन व विकास के संबंधों का जिसमें अध्ययन किया जाता है। किसी समुदाय के संयोजन, उसके आवास, संगठन आदि का जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वह साइनोलॉजी कहलाता है या समपारिस्थितिकी कहलाता है। पारिस्थितिकी 2 भागों में विभाजित होती है। किसी समुदाय का, किसी जैसे मान लीजिए कि कोई पारिस्थितिकी तंत्र है, उसमें कोई समुदाय है, कोई जीवधारियों का समुदाय है या वनस्पतियों का समुदाय है, उसके संगठन और विकास, उसके संगठन और विकास का उसके पर्यावरण के साथ जो संबंध है, अगर हम उसका अध्ययन करते हैं तो वो समुदाय पारिस्थितिकी या समपारिस्थितिकी कहलाता है। क्लियर है। लेकिन जब हम किसी पर्टिकुलर प्रजाति का करते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रजाति को देखकर करते हैं, हम वृक्ष की नहीं, वृक्ष में किसी पर्टिकुलर प्रजाति को उठा लें, जीव में किसी पर्टिकुलर प्रजाति को उठा लें, समुदाय का ना उठाएं, तो ऐसे में जब हम अध्ययन करते हैं किसी प्रजाति विशेष का तो क्या कहलाता है, आइक्टोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। तो इसका उत्तर क्या होगा, समुदायों का संयोजन, संगठन व विकास का उसके पर्यावरण के संबंधों से अध्ययन क्या कहलाता है, समुदाय पारिस्थितिकी या समपारिस्थितिकी या साइनोलॉजी कहलाता है। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकीय तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी गई। उम्मीद है जीआईसी 2020 का प्रश्न है, ये कोई गलत नहीं करेगा। समुदाय पारिस्थितिकी, सॉरी पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा, इकोसिस्टम की अवधारणा सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दी गई थी, बताइएगा। इकोसिस्टम किस विद्वान द्वारा दी गई थी भाई अवधारणा। चलिए आंसर करिए, 105 नंबर का आंसर करिए, क्या होगा भाई करेक्ट आंसर। संतोष यादव जी 5 का सी। चलिए और आंसर आ जाने दीजिए फिर देखा जाए। 5 का सी संतोष यादव जी का आंसर आ चुका है। और लोग बताइए। 105 का सी प्रतिमा जी, 105 का सी। बिल्कुल 105 का जो है वो सी सही होगा। एजी टांसले, एजी टांसले क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 1935 में एजी टांसले महोदय द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम की अवधारणा का नाम दिया गया था। अवधारणा को प्रथम बार एजी टांसले द्वारा कब दिया गया, 1935 में। 1935 में एजी टांसले द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा को दिया गया। पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र में जैविक व अजैविक, जैविक व अजैविक घटकों का उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र कहलाता है। जैविक और अजैविक घटकों का उनके पर्यावरण के साथ अंतर संबंध क्या कहलाता है, पारिस्थितिक तंत्र कहलाता है, जिसको किसने दिया था, एजी टांसले द्वारा दिया गया था। कब, 1935 में। क्लियर है, 1935 में। और आपका जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, एक प्रश्न पूछा जाता है कि पारिस्थितिकी तंत्र खुला हुआ तंत्र होता है अथवा बंद तंत्र होता है।
ओपन सिस्टम होता है अथवा क्लोज सिस्टम होता है भाई, बताइए, आंसर करिए। पारिस्थितिकी तंत्र जो है वह ओपन होता है अथवा क्लोज होता है? ओपन सिस्टम है अथवा क्लोज सिस्टम है पारिस्थितिकी तंत्र? आंसर करिएगा, क्या करेक्ट आंसर होगा इसका? खुला होता है अथवा बंद तंत्र होता है? ओपन अथवा क्लोज सिस्टम होता है? खुला का मतलब है कि इसमें ऊर्जा का आदान प्रदान हो सकता है, ऊर्जा का इनपुट आउटपुट हो सकता है, लेकिन बंद में क्या होगा? ऊर्जा का इनपुट आउटपुट नहीं होगा, जो इसकी अपनी ऊर्जा है वही पड़े रहेगी। छोटे लाल जी बहुत देर से आप आए हैं। बिल्कुल छोटे लाल जी, इसका ओपन सिस्टम होता है, खुला सिस्टम होता है, जिसमें ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है, और इसकी अपनी उत्पादकता भी होती है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र की अपनी उत्पादकता होती है, इसके अंदर जो भी जीवन है, जो पौधे हैं, वो अपनी उत्पादकता को बनाए रखते हैं। क्लियर है? तो यह एक ओपन सिस्टम होता है। 1935 में एजी टांसले द्वारा इसे दिया गया। यह जैविक और अजैविक घटकों का एक अंतर संबंधित समुदाय होता है और इसमें ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में पाया जाने वाला जैव विविधता हॉटस्पॉट है? चलिए, हॉटस्पॉट, तप्त स्थल, जैव विविधता तप्त स्थल, बायोडाइवर्सिटी तप्त स्थल, भारत में कौन सा पाया जाता है भाई? आंसर करिए। छोटे लाल जी गुड इवनिंग। 6 बजे से क्लास शुरू होती है, 6 बजे जुड़ा करिएगा, 6:15 तक हम लोग लाइव हो जाते हैं। क्या सर? है सर। 6 का बी, भारत वर्मा, इंडो वर्मा। प्रतिमा जी 6 का बी, बिल्कुल। संतोष जी 6 का बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है वह भारत का निम्न में से कौन सा है? निम्न में से भारत वर्मा, जिसको इंडो वर्मा कहते हैं, वह भारत का जैव विविधता हॉटस्पॉट है। अब समझ लेते हैं कि क्या है जैव विविधता हॉटस्पॉट। बिल्कुल, भारत में 4 हैं और विश्व में 36 हैं। भारत में 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट है और विश्व में 36 है। बिल्कुल संतोष यादव जी, करेक्ट आंसर है। चलिए देखते हैं कि क्या होता है हॉटस्पॉट, तप्त स्थल किसे कहते हैं। तो कोई निश्चित क्षेत्र जहां पर लगभग 1500 जो प्रजातियां हैं पौधों की, वो उसकी ओरिजिन की होनी चाहिए, उसकी स्थानिक प्रजातियां होनी चाहिए। ऐसा निश्चित क्षेत्र जहां पर पौधों की लगभग 1500 प्रजातियां वहां की स्थानीय होनी चाहिए, वहां की नेटिव होनी चाहिए। साथ ही वहां पर 70% आवासों का विखंडन हो चुका हो, आवासों का विनाश हो चुका हो, 70% आवास का विनाश हो चुका हो, ऐसा क्षेत्र क्या कहलाता है? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कहलाता है। क्लियर है? तो ऐसा क्षेत्र जहां पर 1500 स्थानिक प्रजातियां पाई जाती हैं और वहां 70% आवासों का विनाश हो चुका होता है, वो क्या कहलाता है? जैव विविधता हॉट स्पॉट कहलाता है, हॉट स्पॉट कहलाता है। क्लियर है? वो क्या कहलाता है? जैव विविधता हॉटस्पॉट कहता है। बिल्कुल, हॉटस्पॉट शब्द को नॉर्मन मायर्स ने दिया था। संतोष जी, नॉर्मन मायर्स ने, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में हॉटस्पॉट शब्द को दिया गया था। क्लियर है? 1988 में नॉर्मन मायर्स द्वारा हॉटस्पॉट शब्द को दिया गया था। क्लियर? और भारत में कितने भाई? 4 हैं। कौन कौन से भारत में 4 हैं? तो भारत में जो 4 हॉटस्पॉट हैं उनमें शामिल है आपका पूर्वी हिमालय। कौन कौन सा है? पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय। दूसरा पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट। तीसरा आपका है इंडो वर्मा और चौथा आपका है सुंडालैंड, सुंडालैंड। तो 4 ऐसे हॉटस्पॉट हैं 1988। बिल्कुल, नॉर्मन मायर्स द्वारा 1988 में जैव विविधता हॉटस्पॉट दिया गया था और भारत में वर्तमान में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट, सुंडालैंड और साथ में हमारा इंडो वर्मा क्षेत्र। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर।
हॉटस्पॉट एक क्लियर है ना सबको भाई? 1500 स्थानिक यानी नेटिव प्रजातियां हो और 70% आवासों का विखंडन विनाश हो चुका हो, वह क्षेत्र क्या कहलाता है? हॉट स्पॉट कहलाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी ex-situ पौध संरक्षण की तकनीक है? ex-situ पौध संरक्षण की दो तकनीकी होती है, एक स्वस्थानीय संरक्षण, एक बाह्य स्थानीय संरक्षण। एक होती है इन सीटू और एक होती है ex-situ। तो कौन सी है भाई? कौन सी निम्न में से ex-situ बाह्य स्थानीय संरक्षण की विधि है? बताइएगा। संतोष जी, छोटेलाल जी, प्रतिमा पांडे, बताइए कौन सी ex-situ कंजर्वेशन प्रणाली है? बाह्य स्थानीय संरक्षण कौन सा है? बाह्य स्थानीय, बाह्य स्थानीय संरक्षण की पद्धति कौन सी है? एक होता है अंतः स्थानीय और एक होता है बाह्य स्थानीय। ठीक है, 107 का डी, 107 का डी बिल्कुल अनुभव जी करेक्ट आंसर है। क्रायो परिरक्षण, क्रायो प्रिजर्वेशन, क्रायो प्रिजर्वेशन जो है वह क्या है? ex-situ पौध संरक्षण की पद्धति है। क्या होता है ex-situ और in-situ में? ex-situ और in-situ में बिल्कुल छोटेलाल जी डी करेक्ट आंसर होगा, क्रायो परिरक्षण। क्या होता है कि जब किसी पौधे अथवा वनस्पति को या जीव को उसके स्वयं के प्राकृतिक आवास में, स्वयं के प्राकृतिक आवास में जब संरक्षण दिया जाता है तो कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। क्या कहलाता है? इन सीटू कंजर्वेशन। इसका मतलब हुआ कि उसे उसके प्राकृतिक आवास में कहीं ले नहीं जाया जाएगा, जहां का वह मूल निवासी है वहीं पर उसको संरक्षित किया जाएगा। तो क्या कहलाएगा? इन सीटू। जैसे हमारे यहाँ राष्ट्रीय पार्क बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ पवित्र उपवन बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र होते हैं, ये सारे जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? इन सीटू संरक्षण होते हैं, उसके स्वयं के स्थान पर होते हैं ना। लेकिन जब आप किसी प्रजाति को, किसी जीवन अथवा किसी पौधे को आप ले जाकर कहीं बाह्य स्थान पर या उसके मूल प्राकृतिक क्षेत्र से अलग कहीं संरक्षित करते हैं तो क्या कहलाता है? वो बाह्य स्थानीय संरक्षण कहलाता है। बाह्य स्थानीय संरक्षण में क्या आता है भाई? तो क्रायो प्रिजर्वेशन आता है, साथ में सीड बैंक, जीन बैंक, चिड़ियाघर, ये सारी जो चीजें हैं वो आपकी क्या होती हैं? बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसका? ex-situ का क्रायो प्रिजर्वेशन, जबकि राष्ट्रीय पार्क, जीवमंडल, संरक्षित क्षेत्र, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ये क्या होती हैं? ये इन सीटू कंजर्वेशन का उदाहरण होती हैं। क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको हम सोन चिरैया कहते हैं। सोन चिरैया के लिए कृत्रिम प्रजनन के लिए क्या स्थापित किया गया है? प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? तो सोन चिरैया के लिए प्रजनन केंद्र कहां स्थापित किया गया है? बताइएगा क्या होगा करेक्ट आंसर? सिद्धार्थ नगर में, झुंझुनू में, जैसलमेर में या ग्वालियर में? जीआईसी 2020 का प्रश्न है भाई, जीआईसी 2020 का प्रश्न है। कहां होगा? क्या करेक्ट आंसर होगा? चलिए बताइए प्रश्न संख्या लिखते हुए। क्या करेक्ट आंसर होगा भाई? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए कृत्रिम प्रजनन स्थापित किया गया, कहां पर? चलिए संतोष जी, छोटेलाल जी, प्रतिमा जी बताइए। 8 का बी, झुंझुनू। और लोग बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर भाई इसका? 108 का बी, झुंझुनू। नहीं भाई, आप लोग गलत जा रहे हैं, झुंझुनू नहीं होगा इसका करेक्ट आंसर। झुंझुनू करेक्ट आंसर नहीं होगा। देखिए सोन चिरैया, सोन चिरैया जो है जिसको गोडावड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं? गोडावड़। जिसको गोडावड़ भी कहते हैं, जो कि राजस्थान का राजकीय पक्षी भी है। राजस्थान का क्या है? राजकीय पक्षी। अब मैंने राजस्थान नाम ले लिया है
तो आपको थोड़ी आसानी और हो जानी चाहिए। ग्वालियर नहीं होगा, सिद्धार्थनगर नहीं होगा, और हमने बता दिया भाई झुंझुनू भी नहीं होगा। तो क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जैसलमेर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहां पर सोन चिरैया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए क्या किया गया है? एक संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है भाई? क्या जरूरत है संरक्षित करने की? तो संरक्षित करने की आवश्यकता इसलिए होती है छोटेलाल जी, सी ऑप्शन बिल्कुल जैसलमेर करेक्ट आंसर होगा। संरक्षण करने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है यह एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इसको हमारी लाल सूची में, रेड डाटा लिस्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ऐसी प्रजातियां जिनको रेड लिस्ट में शामिल कर लिया जाता है वह क्या होती हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज होती हैं और उनके संरक्षण की आवश्यकता होती है। तो इसी क्रम में हमारी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको सोन चिरैया या गोडावड़ कहते हैं, इसके लिए जैसलमेर में, राजस्थान में क्या बनाया गया है? संरक्षण केंद्र बनाया गया है। और क्योंकि यह राजस्थान का राजकीय पशु भी है, पक्षी भी है, तो इस चक्कर में और सारी चीजें हो जाती हैं। जैसलमेर सबसे कम वर्षा वाला स्थान। सबसे कम वर्षा नहीं होती है जैसलमेर में, जैसलमेर की अपेक्षा लेह में भी बहुत कम वर्षा होती है। तो लेह जो है वो अति यानी लगभग 25 सेंटीमीटर से भी वहां बहुत ज्यादा कम वर्षा होती है, लगभग 10 या 5 सेंटीमीटर, या कभी नहीं भी होती है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो लेह इसका करेक्ट आंसर वैसे हो जाता है। जैसलमेर सेकंड प्लेस पर आता है। क्लियर है? तो हमारा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो है वो रेड लिस्ट में शामिल है, याद रखिएगा, इंडेंजर्ड स्पीसीज में। ठीक है, जो रेड डाटा बुक है उसमें 3 सूचियां होती हैं। एक होती है रेड, एक होती है ग्रीन, और एक होती है पिंक, गुलाबी। रेड में कौन सी होती हैं? जो विलुप्तीकरण के खतरे में होती हैं, बहुत ज्यादा, जिनका विलुप्तीकरण हो चुका है या एकदम होने की स्थिति में है, वो क्या होती हैं? रेड डाटा में शामिल होती हैं। तो ये किस में शामिल है? रेड डाटा बुक में, रेड लिस्ट में शामिल है। क्लियर है? ग्रीन में जो सुरक्षित हैं, अभी इन पर बहुत ज्यादा खतरे की स्थिति नहीं है, और पिंक में वो गुलाबी मोमो शामिल होती हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है और जो खतरे की श्रेणी में आ रही हैं। क्लियर है? तो आज की श्रृंखला को राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, बिल्कुल आज की श्रृंखला को हम यहीं विराम करेंगे और हम अगली श्रृंखला में आएंगे। तो अगली श्रृंखला में हम ज्योग्राफी के और जो आए हुए प्रश्न हैं, जैसे हमने विश्व के भूगोल के प्रश्न लगभग कर लिए हैं, अब उसके बाद हमने भारत के भूगोल के लगभग प्रश्न कर लिए हैं जो कि पीवाईक्यूज में आ रहे हैं। अब हमें पर्यावरण और यूपी से जो प्रश्न आए हुए हैं, साथ ही जो जनसांख्यिकी के प्रश्न आए हुए हैं, उनको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम अगली सीरीज में अपने, जब हम 6 बजे उपस्थित होंगे, तो अगली सीरीज में हम अन्य प्रश्नों के साथ चलेंगे। और ऐसे ही जब हम इन प्रश्नों की श्रृंखला को समाप्त कर लेंगे, तो जो आप लोग सजेस्ट करेंगे, जो आप लोग चाहेंगे कि ये होना चाहिए या ये पढ़ाया जाना चाहिए एलटी के लिहाज से, जो आपका टॉपिक थोड़ा सा कमजोर होगा, उन पर हम एक क्लास लेंगे जिनसे आपके सारे प्रश्न सॉल्व हो जाएं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। इसके साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारे यहाँ यूपी टेट 2026 के लिए निःशुल्क क्लासेस चलती हैं, तो आप लोग यहाँ विजिट करके, यहाँ जुड़कर, थैंक यू प्रतिमा जी, थैंक यू छोटेलाल जी, तो यहाँ पर आप जुड़कर हमारे इस श्रृंखला का लाभ उठा सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं कल 6 बजे। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और चयन सूची में अपने स्थान को बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत रहिए। जय हिंद, जय भारत।